Questions are waiting. लाइव हो गया ना? हाँ, हाँ, लाइव है। गुड इवनिंग व्यूअर्स, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। Good आज evening, हमारा everyone. 5th डे है, 5th एपिसोड ऑफ डाइट प्लस माइनस हेल्थ टॉक। और अभी तक का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। पीपल आर हैप्पी अबाउट इट। लोगों को नई जानकारी मिल रही है, मुझे भी मिल रही है काफ़ी सारी जानकारियाँ। तो डॉक्टर साहब, कैसा रहा आज का आपका दिन? बढ़िया है। सारा दिन क्लिनिक, डाइट तैयार करना, पेशेंट देखना, यही सब चलता रहता है। ग्रेट। ऐसे आपकी वजह से काफ़ी लोग हैप्पी और हेक्टिक डे। डॉक्टर साहब, आज एक फ्रेंड मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि उनका अभी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुआ और उनको HbA1c 9 के आसपास। अभी अभी कुछ लोगों को ज्वाइन करने दो। मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट। 5 मिनट देख लो। मैं तो तब तक ऐसे ही एंगेजमेंट के लिए सवाल पूछा। अच्छा, हाँ, ठीक। तो मैं बोल रहा था कि HbA1c 8 या 9 के आसपास आया है, तो ये मतलब डायबिटीज होने वाला है, क्या है ये? HbA1c कितना था? 9। ओह माय गॉड! 9 तो HbA1c 9 मतलब कि डायबिटिक है वो, और डायबिटिक ही नहीं है बल्कि वो पुअरली कंट्रोल्ड है। उनको डायबिटीज, वो डायबिटीज भी जो है ना, वो डायबिटीज भी पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज है। वो डायबिटीज हो चुका है उनको। अच्छा। तो HbA1c का क्राइटेरिया क्या होता है कि HbA1c का क्राइटेरिया होता है, अगर ये 5.7 से नीचे है आपकी आवाज बीच में तो ये कट नॉर्मल जाती है। है। आई डोंट नो, मेरे साइड प्रॉब्लम है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। मेरी तरफ तो बिल्कुल नेट तो एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। नेट तो यहाँ भी चल रहा है। अभी तो सही आ रही है। HbA1c अगर 5.7 से नीचे है तो ये नॉर्मल होता है। 5.7 टू 6.4 है तो ये प्री डायबिटिक है, और मोर देन 6.4 ये डायबिटिक है। अच्छा, ओके। मतलब किसी को भी हाँ। 6.4 से ऊपर अगर HbA1c हो गया है तो ये डायबिटीज हो चुका नहीं, 4 से नहीं, 4 है। से ऊपर नहीं, 6.4 से ऊपर है तो 6.4 से ऊपर 5.7 से नीचे नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है, और 6.4 से ऊपर है तो डायबिटिक है। ओके, 6.4 से ऊपर है तो डायबिटिक है। ओके, डायबिटिक है। समझ गया। ओके, तो आज का वैसे हमारा टॉपिक ही यही होने वाला है, इससे रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज का टॉपिक है ये। मतलब डायबिटीज का पहला स्टेप ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आई थिंक यहाँ से ही आगे की। हाँ, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ओके, तो ये अच्छा है। आज काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, आज बिल्कुल का बिल्कुल। टॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। वन सेकेंड क्या हुआ? हाँ, तो आज की टॉक हम स्टार्ट करने। हाँ, आज का टॉपिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझेंगे डॉक्टर साहब से। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है ये भी समझेंगे। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रोसेस क्या है, क्या कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, ये भी समझेंगे। तो छोटा छोटा एक नॉर्मल सी जानकारी लेंगे यहाँ पर, और ज़्यादा बोर नहीं होने देंगे हाँ, लोगों को। ये सिर्फ जानकारी आपके अपने यूज के लिए है, सो दैट कि आप ऐसी किसी भी फ्यूचर में समस्या से अगर आमना सामना हो जाए तो आपके पास डिसीजन मेकिंग में आसानी रहेगी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं लगातार 5 दिन से। डॉक्टर साहब गंगाराम हॉस्पिटल के
कंसल्टेंट रह चुके हैं, गंगाराम हॉस्पिटल से डीएनबी किया है, सर एमबीबीएस, एमडी और डाइट मैनेजमेंट में अलग से क्वालिफ़िकेशन लिए हुए हमारे साथ हैं। और ये सर की स्पेशलिटी है कि वो डाइट मैनेजमेंट में, इसके साथ-साथ न्यूट्रिशनल हेल्थ में और ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ में अ लोगों को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं सर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ, तो सबसे पहला जी, पॉइंट है। हाँ, थैंक यू। सो सबसे पहला पॉइंट है अवनीश कि ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस जी, होता क्या है? तो सबसे पहला ये समझते हैं कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है, एक केमिकल है, जो हमारे पैनक्रियाज़ से निकलता है। पैनक्रियाज़ को हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं और वो पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है और उसका मेन काम क्या है? मेन काम है कि इंसुलिन का मेन काम है कि ये ब्लड में जो शुगर जा रहा है, जो दौड़ रहा है ब्लड में शुगर, उसको उठाना और उठा के उसको जो है ना मांसपेशियों तक पहुंचाना, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना। जैसे ब्रेन के अंदर देना है, किडनी के अंदर देना है, हार्ट के अंदर देना है, तो मल्टीपल प्लेस पे वो पहुंचाएगा। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि इंसुलिन जो है ना, अगर ये काम करने में सक्षम नहीं है किसी भी कारण से, तब हम बोलते हैं कि ये कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है इसको। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ऐसी अगर सर किसी को सर मैं स्थिति आपको हो। रोकना चाहूँगा तो 1 सेकंड के लिए। आई डोंट नो मेरे साइड में प्रॉब्लम है कि सबको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। व्यूअर्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है सर को सुनने में तो प्लीज़ बताइए। अगर आप स्मूथली सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर शायद मेरे पास प्रॉब्लम होगी। बट मुझे बहुत लैग आ रहा है, मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ। व्यूअर्स अगर आप कंफर्म कर पाएँ यहाँ पर चैट पे डाल दीजिए इफ द ऑडियो इज़ ओके, वीडियो इज़ ओके, आप सर को ठीक से सुन पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट जो है आप ना वो चैट में लिख तो दो मैं कि रिप्लाई कर आवाज सही आ रही है। अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट जो आप है ना वो चैट में लिख तो दो मैं रिप्लाई कि कर हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऑडियो इज ओके, कुछ नो लोग प्रॉब्लम। कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। एनीवे, तो जहां नहीं समझ में आएगा आप दोबारा एक बार चैट में लिख देना, मैं दोबारा उसको क्लियर करूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू सॉरी ठीक है। कंटिन्यू कर तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हमारा इंसुलिन जो उसका मेन फंक्शन है, उस फंक्शन को करने में सक्षम नहीं हो, तब हम बोलते हैं कि ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे इंसुलिन का काम क्या करना होता है? इंसुलिन का जो सबसे बड़ा काम करना होता है, काम तो बहुत करता है इंसुलिन, लेकिन एक जो काम जिसके बारे में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में बात करेंगे, वो काम है कि ये इंसुलिन ब्लड में जो शुगर दौड़ रहा है, उस शुगर को उठाकर मांसपेशियों तक भेजना, ऑर्गन्स तक भेजना। अगर ये इसमें सक्षम नहीं हुआ तो क्या होगा? ब्लड शुगर जो है वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा, मांसपेशियों तक नहीं पहुंचेगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे होगा कि हमारे जो सेल्स हैं, मांसपेशी हैं, जो मसल्स हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आदमी इनिशियल स्टेज पे थका-थका सा महसूस करेगा। और फिर धीरे-धीरे इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, वो सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। अभी हम सिम्पटम्स पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये होता क्यों है? ये होता इस कारण से है क्योंकि इंसुलिन जो है ना, या तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाए, इंसुलिन या तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाए या इंसुलिन जो है ना, वो बहुत कम निकले। तो अच्छा, दोनों कंडीशन में जो है ना, वो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आमतौर पे इंसुलिन ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण से इंसुलिन के खत्म होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्या होगा कि एक टाइम के बाद इंसुलिन एक बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती हार्मोन है, बहुत कीमती हार्मोन है। मतलब
ये लाइफ टाइम आपके शरीर में नहीं बनने वाला है। इसका उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन है वो हमारे पैनक्रियाज के अंदर मतलब अग्न्याशय के अंदर एक बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ही करता है। लेकिन बीटा सेल्स का जो है ना क्वांटिटी फिक्स है, उससे ज़्यादा आप बीटा सेल्स को पैदा नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही, शुरुआती दौर से ही अगर इंसुलिन को आप बहुत निकाल रहे हो, तो फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि इंसुलिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होता चला जाए, शरीर इसको यूज़ नहीं करेगा और फिर बाद में आपको डायबिटीज़ वाले सिम्पटम्स आने शुरू होंगे और फिर हो सकता है कि आपको प्रॉपर डायबिटीज़ हो जाए और डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं, फिर डायबिटीज़ के लक्षण होंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट फिर क्या है कि धीरे-धीरे फिर बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है लोगों को। अच्छा, अच्छा। अ, तो ये मेन समस्या है। सर एक बार मैं अनाउंस कर देता हूँ ऑडियंस को। व्यूअर्स अगर आपके सवाल हो तो इस बीच में आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप डालते रहिए, हम बाद में पिकअप कर लेंगे बीच-बीच में और आपको आंसर करते रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन्स हैं आपके कमेंट बॉक्स ओपन करिए और वहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो सर मैं ये बोल रहा था, अब जैसे मुझे तो इतनी बायोलॉजी और इतनी केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। मेरे को अगर बचना है इससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, तो मुझे किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा? देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, इससे पहले हमारा ज़रूरी है कि पहले हम इसके लक्षण और इसके डायग्नोसिस पे पहले बात करें, क्योंकि ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो है ना, वो हम लास्ट में कवर करते हुँ, हैं। तो बेसिकली कैसे समझते हैं कि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है? हुँ, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि अगर किसी भी आदमी को भूख बहुत लगती है, क्रेविंग बहुत हो रही है, तो पॉसिबल है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। ओके। तो आप देखते हैं बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कि जो घर पहुँचते ना पहुँचते उनको खाना जो है ना टेबल पे चाहिए। अगर थोड़ा भी लेट हो गया ना, तो वाइफ़ वाइफ़ के ऊपर या अपने घर में जो खाना परोस रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना वो चिल्ला पड़ते हैं बिल्कुल, चिल्ला पड़ेंगे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी भूख से इतनी गज़ब हालत होती है और ये पॉसिबल है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इतनी इतनी ज़ोर की भूख लगी है, इतनी ज़ोर की अगर ये हो रहा है, क्रेविंग हो रहा है, तो निश्चित रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसे लोगों को ज़रूरत है जाँच करवाने की, कि अच्छा, एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जाँच करवाएँ। दूसरा चीज़ हाँ, है कि बहुत बार ये जो है ना भूख वाली सिम्पटम्स नहीं आते हैं। तो आते क्या हैं, इसमें आएगा गर्दन के पीछे आप देखेंगे पूरा ब्लैक-ब्लैक रहेगा। ये सब एरिया में पूरा ब्लैक रहेगा। आपका ये एरिया में पूरा ब्लैक रहेगा, ये एरिया में ब्लैक रहेगा। डार्क कलर हो जाता है ये पूरा। आप ब्रेस्ट के नीचे देखेंगे तो ब्लैक आएगा, आप थाइज़ में देखेंगे तो ब्लैक आएगा, तो मल्टीपल जगह पे जो है ना वो ब्लैकिश एक एरिया हो जाता है। ये मॉर्निंग इंसुलिन क्या रेजिस्टेंस को पहचानने ब्लैक का आता है? एक ये भी हो उस उस पे भी हो जाता है, ओके, उस पे भी हो जाता है। ओके, ओके। तो अगर ऐसा किसी को सिचुएशन सिम्पटम मिल रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पहचानने का दूसरा और भी तरीका है कि अगर किसी को फैटी लिवर है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा। किसी को डायबिटीज़ है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। किसी को पीसीओडी है, तो उसको पॉसिबिलिटी है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। किसी का अगर मोटापा बढ़ा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। किसी के थायरॉइड अगर बहुत गड़बड़ हो चुके हैं और वो करेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक करो कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। किसी का अगर दिन भर थका-थका सा फील होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। एक पिक्यूलियर सिम्पटम होता है इसके अंदर, वो होता है कि आप दोपहर में जब खाना खाते हो ना, पार्टिकुलरली मैं दोपहर इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वक़्त आप घर पे नहीं होते हो। हुँ, जनरली कहीं न कहीं बाहर बैठ के खाते हो, तो जब आप दोपहर का खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होगा कि आधे घंटे के लिए कम से कम बेड पे लेट हाँ, जाते हैं ना, बहुत काफ़ी तेज़ बढ़िया नींद होता है। आती है ऐसे सोने में। बट ये तो बहुत तेज़ नींद आती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो ये हो सकता है। सकता है।
बट काफ़ी नॉर्मल लोग हाँ, तो ये है जो इंसुलिन सोने की। रेजिस्टेंस नहीं, एक तो होता है कि चलो ठीक है, हम छुट्टी पे हैं और कोई काम नहीं है, खाना खाए और बेड पे चले गए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन ये एक रिफ्लेक्सली होता है कि आप घर पे हो, टीवी देख रहे हो तो नींद आ गई, इट्स ओके। लेकिन पार्टिकुलरली खाना खाने के बाद आपको जो है ना अगर नींद आए और आपको ऐसा फ़ील हो कि आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आपको नींद लेनी पड़े दोपहर में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और कैसे पहचानते हैं? जिसका भी पेट बड़ा है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। जो भी लोग वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, और ऐसे लोग जनरली मोटिवेटेड नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, ये कोशिश बहुत करते हैं खुद से, बट ये होता क्या है ना कि ऐसे लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं लाइफ में और इनका 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना जो है ना, ये डाइट-वाइट पे आते हैं और उसके बाद फाइनली वो वापस चले जाते हैं। तो नॉ नॉर्मली जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को हुआ है, तो ये ध्यान देना चाहिए कि इस कंडीशन में पहले तो जो-जो सिम्पटम आ रहे हैं, आप उस सिम्पटम को भगाने की सोचो, कि ये सिम्पटम जाएँगे कैसे? और उसके बाद अगर सचमुच में कोई बीमारी इसके कारण से कोई बीमारी आ गई है, तो उस बीमारी को पहले सोचो और अगर खुद से नहीं हो रहा है, तो फिर प्रोफ़ेशनल्स की हेल्प लो, डॉक्टर से मिलो। वैसे इसकी कोई दवाई नहीं आती है, ठीक है? तो दवाई कहीं पूरे प्लैनेट पे कोई दवाई नहीं है इसकी। ओके, कोई-कोई डॉक्टर जो है ना, इसमें मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं, कि हाँ, मेटफॉर्मिन देने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इंसुलिन जो है ना, वो थोड़ा काम करना शुरू कर देता है, तो कुछ देर के लिए, लेकिन 100% आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो मेटफॉर्मिन से ठीक हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं, जैसे पीसीओडी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से डेवलप हुआ। तो अब पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है? कुछ नहीं है। वही डाइट मैनेजमेंट, वही वेट मैनेजमेंट, वही आपको जो है ना, अपना इंसुलिन को मैनेज करना है। तो ऐसे चीज़ जो खुद से मैनेज नहीं हो सकते हैं, दवाई से मैनेज नहीं हो सकते हैं, तो उनका एक ही तरीका होता है, वो है डाइट। जिसको हम लोग जो है ना कॉमनली हम अपने भाषा में बोलते हैं कि हाँ, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बेटर होगा। ओके, हाँ, तो ये हो गया। अब हम पहचानेंगे कैसे? इंसुलिन रेज़िस्टेंस को अगर किसी को हो रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ, इंसुलिन रेज़िस्टेंस इसको है? तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस को पहचानने का सबसे सरल तरीका मैंने बता दिया, सिम्पटम वाइज़ कि आप जो है ना वो गर्दन देख लो, गर्दन काला-काला मिलेगा, तो फेस काला मिलेगा, तो हाथ में नकल्स पे इस पे जो है ना वो ब्लैकिश वो होता है, काला-काला रहेगा। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? भूख बहुत लगती है, मोटापा बढ़ जाएगा, पीसीओडी हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ अगर है, तो आप इससे पहचान सकते हो कि आपको हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। बेसिकली अगर हम एक लाइन में बोले ना, तो जितने भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होते हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही स्टार्ट होता है। अच्छा। तो एक क्वेश्चन होता है दिमाग में कि जब इंसुलिन इतना निकल रहा है, तो फिर बॉडी में इंसुलिन काम क्यों नहीं करता है? ये चीज़ हुँ, होता है ना कि जब इंसुलिन निकल रहा है, तो काम क्यों नहीं करता है? तो क्या है ना कि बॉडी बॉडी में जब इंसुलिन कम अमाउंट में निकलता है ना, तो इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में निकलता है ना, तो इसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होती है और ये जैसे आप कलम से लिखते हो, कलम से अगर आगे इंक जो है ढेर सारा निकल जाए एक बार में, तो वो पेन आपके लिए किसी काम का नहीं होती है। वैसे ही है कि अगर इंसुलिन एक बार में ढेर सारा निकल जाए, तो ये इंसुलिन किसी काम का नहीं होता है और ये बॉडी इसको फाइनली तोड़ देता है, तोड़ के यूरिन से पास करवा देगा, बाहर निकाल देगा ये। ओके। अच्छा मेरे को एक हाँ, मेरा फ्रेंड याद आ रहा है, वो उसको ना मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत होती थी। मतलब रात में 1 बजे, 2 बजे भी उसे खाना खाना है, 2 बजे मिठाई खानी है, आइसक्रीम खानी है, 10 बजे से ही कुछ ना कुछ उसे खाने को चाहिए। रात में जागा है तो खाना ही है उसको।
तो ये भी क्या इसका सिम्पटम हो सकता है क्या? जो लोग नाइट में खाने हाँ, बहुत इंसुलिन क्रेविंग, हाँ, नाइट ईटर जो है ना, वो जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार होते हैं। अच्छा, और वैसे कोई भी पर्सन जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो पूरे दिन जगते हैं, पूरे दिन सोते हैं और शाम में जाकर के ड्यूटी करते हैं और होल नाइट जगते हैं, या आप वैसे भी नेटफ्लिक्स देखते आप रोज दिन रात में जगो, तो धीरे-धीरे आपका जो है ना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो सर्कैडियन रिदम जो 24 घंटे में भगवान ने जो बनाया है हमारे शरीर के अंदर, एक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करता है। तो फिर इसको रीसेट करना पड़ता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर रीसेट करते हो ना, मोबाइल रीसेट करते हो, उसी तरीके से अपने बॉडी को भी रीसेट करना पड़ता है। तो जब आप रीसेट करते हो तो उसमें करते क्या हो? 1-2 दिन बर्बाद होता है, लेकिन नाइट में आप प्रॉपर्ली फिर सोना शुरू करते हो और फिर धीरे-धीरे वो साइकिल फिर से रिज़्यूम होता है और आप बेटर फ़ील करने लगते हो। नाइट हमेशा सोने के लिए है, तो नाइट में कभी भी जागना नहीं चाहिए। ओके। और इसको जाँच कैसे और होती है जो अगर जागता है, उसको क्रेविंग होगी। मेडिकली इसकी जाँच करवानी हो तो कैसे होती है? अब इसकी जाँच जो है ना, एक तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं होते हैं, बहुत बार ऐसा होता जी, है। तो पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं है, तो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट में जनरली होता है ना, ईयरली चेकअप होता है बॉडी का। हाँ, और उसमें उसको निकल के आता है कि उसका एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ है सिर्फ, बाकी सब नॉर्मल है। सिर्फ लीवर लीवर फंक्शन टेस्ट में आप जब देखोगे, तो उसमें पार्टिकुलरली जो है ना, वो लीवर एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो थोड़े बढ़े हुए अ, रहते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि लीवर एंजाइम्स अगर बढ़े हुए हैं, खास करके पार्टिकुलरली एसजीपीटी, एसजीओटी, तो ये पॉसिबल है कि उसको फैटी लिवर होगा। और अगर उसका एचबीएवंसी बढ़ा हुआ रहता है, प्री डायबिटिक रेंज में रहता है, तो ये पॉसिबल है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे करके फिर बैक कैलकुलेशन से फिर हम निकाल के और पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि बेसिकली जो आपको इतनी भूख लग रही है, उसका भूख लगने का कुछ और कारण नहीं है। वो मेन कारण है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर आपने अच्छे से खाना खाना शुरू किया और प्रॉपरली मैनेज करना शुरू किया, तो ये जो सिम्पटम होते हैं ना, लेट नाइट ईटर वाले और दिन भर जो खाने की जो हैबिट होती है, ये हार्डली 5 से 7 दिन के अंदर जो है ना, वो बेटर हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे, डायबिटीज़ वाले जब मेरे पास आते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि डॉक्टर आप खाना बंद तो नहीं कर दोगे ना बिल्कुल? मैं खा पाऊँगी ना? आप ऐसा तो कोई आइटम नहीं दोगे ना जो खा करके सिर्फ़ भूख ही लगती रहे और मैं बिल्कुल परेशान रहूँ। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में जैसे ही आप उसका डाइट स्टार्ट करते हो प्रॉपरली, तो आपके सिम्पटम्स जो है ना, वो विदिन 5 डेज़, 7 डेज़ जो है ना, आपके जो ये सब सिम्पटम्स हैं, भूख लगने वाली, एनर्जी कम है, तो थका-थका सा लग रहा है, ये सब जो है ना, वो बेटर होने लग जाता है। 5-7 दिन, 10 दिन के अंदर ही बेटर होने लग जाता है। ओके, ओके। व्यूअर्स कोई सवाल है इससे और रिलेटेड अगर कोई आपको कोई सिम्पटम, कोई रिपोर्ट डिस्कस करनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ-साथ कोई और भी सवाल है डाइट से रिलेटेड तो वो भी आप लिख सकते हैं। वी कैन पिक दैट अप। तो सर इ अच्छा, अब क्या है, अब डॉक्टर के पास पहुँच गया, ये प्रॉब्लम लेकर के जो है ना, रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास पहुँचा, तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट करवाएँगे कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर कि हम पेशेंट को कैसे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला है कि ऐसे कंडीशन में फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रांडियल शुगर मतलब जो खाली पेट वाला शुगर, 2 घंटे के बाद वाला शुगर, उसके अलावा 3 महीने का जो कंट्रोल होता है शुगर का, जो HbA1c आप बोलते हो, वो। और एक दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है HOMA-IR, ये एक टेस्ट का नाम है। तो ये आपको करवाना पड़ेगा, ये 4 टेस्ट है। ये 4 टेस्ट करवाने के बाद आपका जो है ना, क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है, पहला चीज़। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। दूसरा, कि आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है नहीं है,
तो क्या डायबिटीज होने की संभावना है कि नहीं है, वो भी पता चल जाएगा इससे, होमा आईआर से। अच्छा। तो ये टेस्ट क्या हमें हाँ। रेगुलर इंटरवल बल पे करा लेना चाहिए या फिर जब डॉक्टर बोले तभी कराना है? नहीं, रेगुलर मैं मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि रेगुलर इंटरवल पे करवाओ, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे ऐसे टेस्ट करवाना कोई ज़रूरी मतलब नहीं है। होमा आईआर वगैरह की 2-3 ज़रूरत साल नहीं में? पड़ती है। लेकिन हाँ, ईयरली तो जब आप 25 प्लस के हो जाते हो, तो ईयरली तो एक बार जो है ना देखना चाहिए कि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है कि 25 साल में मेरे पास जो है ना डायबिटिक्स आने लग गए हैं, काफ़ी आते हैं। 25 इयर्स में डायबिटीज़ के पेशेंट खूब आते हैं और वो जो सिम्पटम लेके आते हैं ना, वो बहुत ही ऐसा सिम्पटम कि पेनाइल एरिया पे जो है ना या इंटरनल ऑर्गन पे जो है ना, वो पूरा व्हाइट-व्हाइट पैच बना हुआ है, कटा हुआ है, ऐसे सिम्पटम्स लेके आते हैं। तब हम बैक कैलकुलेशन से फिर जो है ना, हम पहुँचते हैं कि इनको बेसिकली डायबिटीज़ हो रखा है और इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है। और फिर तब हम इलाज शुरू करते हैं उनका। और ये हार्डली आप मान के चलिए कि अराउंड 2 महीना, 3 महीना के अंदर जो है ना, ये काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके। यहाँ पर एक सवाल आया है सर और ले लेते हैं। सर अगर हुँ, सीपीआर बॉडी में 34 है तो क्या होता है? क्या है? सीपीआर बॉडी में अगर हाय सर, क्या होता है? अगर सीपीआर आप कहीं सीआरपी के बारे में तो नहीं बोल रहे हो ना? ये बंजानी जी आप देखिए कहीं आपने सीआरपी ओके। भारती जी आप बताइए ये सीआरपी तो नहीं आप लिखना चाह रहे थे? सीपीआर इज़ डिफरेंट थिंग। हाँ, सीआरपी होगा। सीआरपी तो नहीं लिखना चाह रहे हैं। सीआरपी होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर सीआरपी अगर 34 है तो इसका मतलब होता है मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सीआरपी लिखा है तो आंसर मैं सीआरपी पे दे रहा हूं भारती जी। तो हाँ ठीक है, कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। तो अगर सीआरपी किसी का 34 है तो इसका सीधा मतलब ये होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर जो है ना वो इन्फ्लेमेशन चल रहा है। इन्फ्लेमेशन एक तरीके का जो है ना स्वेलिंग होता है, वो स्वेलिंग जो नॉर्मल चोट लगने के बाद जो स्वेलिंग होती है ना, वो स्वेलिंग नहीं होती है। स्वेलिंग होती है, ये अपने आप में जो है ना, वो तना हुआ टाइप का जो है ना, पूरा ऑर्गन जो है ना, वो उसमें स्वेल स्वेल रहता है वो बिल्कुल, ठीक है? तो ऐसी स्वेलिंग जो पेट के अंदर होती है, जो शरीर के अंदर होती है, उसके कारण से उसके कारण से बहुत से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कारण है, कि अगर किसी को सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो उसको इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है, तो पॉसिबल है कि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए सीआरपी नहीं करते हैं। सीआरपी का रिलेशन जो है ना, वो बेसिकली इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है या फिर इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है कि अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो जाए, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बहुत से जगह पर ये जो है ना बढ़ जाते हैं। ओके। तो अगर सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो ये कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं करेगा, लेकिन ये सिर्फ ये बताता है कि आइदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसे पेशेंट को जिसका सीआरपी बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट को रिपीट करना चाहिए कम से कम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद। मतलब इन्फ्लेमेशन के लिए ट्रीटमेंट यही होता है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होता है ना, वैसे ही फूड खाया जाए। तो जनरली एसिडिक फूड आपको बंद करना चाहिए। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आप जब खाते हो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना इन्फ्लेमेशन कम होता है और जब रिपीट करवाते हो 3 महीने, 6 महीने के बाद आप सीआरपी, तो ये धीरे-धीरे नॉर्मल आना शुरू हो जाता तो है। जनरली सीआरपी तो एक तरीके का मार्कर हो गया इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन पता करने के लिए। ये कोई हाँ, ये फिर पूछ रही हैं कि इज़ इट सीरियस? तो सीआरपी का बढ़ना जो है ना, वो कोई बीमारी को चूँकि डायग्नोस नहीं कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि इस किस कारण से ये बढ़ा हुआ है। सपोज़ किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, कि उसको पेन हो रहा है घुटने में, तो सीआरपी बढ़ सकता है। कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में, वहाँ से सीआरपी बढ़ सकता है। तो सीआरपी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो चल रहा है इनसाइड, आपको एक बार डॉक्टर से दिखाना चाहिए। डॉक्टर इस चीज़ को डायग्नोस करेंगे कि बेसिकली ये सीआरपी बढ़ा किस कारण से है। जो कारण से ये बढ़ा है, उस कारण को ट्रीट कर देंगे, तो ये सीआरपी नॉर्मल आ जाएगा। ओके। सो भारती जी ये कोई बीमारी को नहीं दर्शाता है, एक्चुअल बीमारी पता करनी पड़ेगी।
ये सिर्फ़ आपके शरीर के इन्फेक्शन को या हाँ, लेकिन सीरियस नहीं है, ऐसा सीरियस नहीं है, अगर 34 है, इट इज़ नॉट सीरियस, परेशान मत होइए। ये नॉर्मल जो है ना, ओल्ड एज में जो जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनका जनरली बोन के कारण से ये प्रॉब्लम चलती रहती है। बोन डिज़ीज़ में ये बढ़ जाता है। ओके, वेरी गुड। तो ये नॉर्मल भी नहीं बोल सकते बट हाँ, केयर करनी है हमें। सर हुँ, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बच्चों में भी हो सकता है? मतलब बच्चे 7-8 साल के बच्चे, 10 साल के देखो अभी अभी मैंने कल या परसों मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्मली हमारी हैबिट ऐसी हो गई है ना, कि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग खाते खूब हैं और खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। ख़ास करके अपना जितना नहीं खाते हैं ना, बच्चों को उससे ज़्यादा खिलाते हैं। अब आप ऑफ़िस से जब घर लौटते हो, तो जनरली क्या करते हैं लोग कि ऑफ़िस से घर आने के बाद जो है ना, वो जो भी पड़ा हुआ है ना, फ्रिज के अंदर, तो डब्बे में, तो बिस्किट उठा लिए, तो कैश्यू उठा लिए, तो कुछ भी कुछ चबा रहे हैं उसको। तो इसके कारण से क्या होता है ना कि बच्चे इस हैबिट को जो है ना फ़ॉलो करते हैं। बच्चे तो वही फ़ॉलो करेंगे जो आप फ़ॉलो कर रहे हो। तो बच्चे इस हैबिट को फ़ॉलो करते हैं। आप रील्स देखते हुए, शॉर्ट्स देखते हुए आप जो है ना, घर में खाना खा रहे हो और टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, तो बच्चे भी धीरे-धीरे वैसे ही हैबिट डेवलप करते हैं। और आप देखेंगे बच्चे का जितना नॉर्मल उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, उससे बच्चे कम एक्टिव रहते हैं और वो सारा दिन बैठ के आइदर मोबाइल में और नहीं तो फिर किसी न किसी तरीके से जो है ना, वो सेडेंटरी एक्टिविटी में वो लगे रहते हैं। इसके कारण से जो है ना सेडेंटरी जिसकी भी एक्टिविटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको होने का खतरा बढ़ जाएगा। अभी इधर कम से कम इधर कुछ सालों से बच्चों में इतना ज़्यादा फैटी लिवर हो रहा है ना, आप विश्वास नहीं करोगे कि आप अगर 50 लोगों को उठाओ बच्चों को, जो मोटे-मोटे बच्चे हैं, आपको उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना, फैटी लिवर वाले केस मिल जाएँगे। और ये उनका फिर आप हिस्ट्री अब अगर बच अच्छे से लोगे तो पता चलेगा कि ये सारे वो बच्चे हैं जिनके मदर-फादर जो है ना या तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी है और नहीं तो वो बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़-प्यार से रख रहे हैं, इतना ज़्यादा खिला रहे हैं, इतना ज़्यादा खिला रहे हैं फालतू आइटम्स आउटसाइड फूड कि उसके कारण से जो है ना इनको लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ डेवलप हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और ऐसे ही बच्चे आगे चल के फैटी लिवर डेवलप होता है और अगर नहीं ट्रीट किए तो आगे चल के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट होगा एडल्टहुड में। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एडल्टहुड में। और इस बीच में उसको मोटापा जो है ना उसके लिए पंचवर्षीय योजना बना हुआ रहेगा। हर साल वो कोशिश करेगा कि मोटापा कम कर लें। उसके फूफा जी, ताऊ जी, नाना जी, नानी जी, तो जो भी स्कूल में सब लोग बोलेंगे, "अरे! तू मोटा हो रहा है, तू पतला हो जा, तू मम्मा मम्मा को बोलो खाना कम खिलाएगी।" तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना कि बच्चे जब तक थोड़ा गुलफुल नहीं होते हैं ना, बिल्कुल फूला-फूला गाल नहीं होता है ना, तो बच्चे को मानते नहीं हैं कि वो अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो फूला-फूला गाल अगर आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण से हो रहा है, तब तो ये लॉजिकल है कि चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन ये फूला-फूला गाल अगर सबवे और केएफसी के खाना खाने के कारण से हो रहा है, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। कहीं बड़े खतरे की का संकेत हो सकता है ये तो ये। बहुत सीरियस इश्यू है, बच्चों का मामला अगर इसमें है तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सीरियस इश्यू है। बिल्कुल ही अवॉइड इसीलिए टीवी देखते हुए कोशिश करें इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोशिश करें कि टीवी देखते हुए खाना ना खाएँ और अगर आप खा रहे हैं, तो बच्चे के सामने जो है ना, बिल्कुल भी आप टीवी देखते हुए खाना ना खाएँ। ओके, टीवी देखते और हुए अगर आपको टीवी देख के ही खाना है, मोबाइल मोबाइल देख के देखते ही हुए खाना खाना है, तो पहले बच्चे को आप जो है ना खिला लो और उसके बाद आप टीवी देखो और खाना खाओ। नहीं तो फिर बच्चे जो है ना, उस हैबिट को इम्बाइब करेंगे, धीरे-धीरे अपने अंदर जो है ना वो डालेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। करेक्ट, बच्चे माँ-बाप को ही फ़ॉलो करते हैं, जो भी बड़े लोग हैं घर में उनको ही फ़ॉलो करते हैं। तो हमें ऑब्वियसली वील हाँ, टेक केयर बिल्कुल। अबाउट दिस। बच्चों के मामले में हमें थोड़ा अपने लिए तो हम हैं ही अच्छा इतने जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार कोई एक बता सकते हैं कि कोई इसमें है जिनके बच्चे का वेट ज़्यादा हो रखा है? क्या बोल रहे हैं सर? मैं तो एक्चुअली अभी भी कर रहा कोई हूँ, यहाँ पर मेरे पास वॉइस सही नहीं आ रही है आपकी। मैं इसीलिए कैच ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं बस आपको हाँ में हाँ मिलाए जा रहा हूँ। वॉइस नहीं आ रही नहीं, है? ढंग से नहीं आ रही है।
अगर एक बार दर्शक दीर्घा में पूछ लीजिए किन्हीं को सुनाई पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है? एक बार पूछ लीजिए। आई थिंक लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, अदरवाइज़ लोगों ने मैसेज डाला होता, इसीलिए मैं अकेले ही झेल रहा हूँ। अच्छा, शायद आज आपका नेट सही नहीं है। आप लोग सुन पा रहे हैं ना ठीक से? एक बार यस यस तो कम से कम कर दीजिए, अगर साउंड क्वालिटी ठीक है तो एक बार यस लिख दीजिए, प्लीज़। तभी तो आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपका साउंड बाकी लोगों को ठीक ही जा रहा है, इसीलिए नहीं कोई रिप्लाई कर रहा। अच्छा, शायद। हाँ, संगीता देवी ने रिप्लाई किया यस। अच्छा। हाँ, तो मोस्टली हाँ, कुछ ठीक है, प्रॉब्लम लोगों को मेरे एंड पर हाँ। है और अभी तो बीच में कुछ नहीं कर सकते। ल ल को हाँ। कुछ क तो इसमें है कि अगर बच्चे का हेल्थ जो है ना, बच्चे का हेल्थ बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है बच्चा, तो ज़रूर से एक बार जो है ना, सचेत होने की ज़रूरत है। ये किसी बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। इसीलिए अगर घर में बच्चा मोटा हो रहा है, तो उसको रूटीन आप थोड़ा-सा चेंज करो, आप अपना रूटीन चेंज करो और बच्चे का भी रूटीन चेंज करो। फालतू आइटम्स मत दो खाने के लिए। नहीं ओके। तो फिर क्या है ना कि आप इतना मेहनत करके जितने पैसे कमाते हो, ये सारे पैसे जो है ना किसी न किसी डॉक्टर के पास चले जाएँगे। और जो बाहर के खाने में आई थिंक सॉल्ट भी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे चिप्स वग़ैरह बच्चे बहुत खाते हैं ना, चिप्स हुआ, कुरकुरे चिप्स, चॉकलेट्स। बिल्कुल। तो इतना सॉल्ट खाना भी बुद्धिमानी नहीं है ना, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट खाते रहोगे, तो वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा होगा ना, सोडियम ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो सोडियम पानी को रोकता है। तो पानी को जैसे ही रोकेगा तो आपका जो है ना हमेशा रिटेंशन बना हुआ रहेगा, वाटर रिटेंशन हमेशा बना हुआ रहेगा। ओके। तो आई थिंक बिस्किट, हाँ, तो इसलिए इसको सॉल्ट को भी जो है ना ऑप्टिमल लेना चाहिए। बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, ये पैकेज्ड आइटम जो हैं, ये भी बच्चों के लिए कितने सेफ हैं, पता नहीं है। बाहर जाके नहीं खा देखिए, बिस्किट, क्या है चिप्स तो कि खा कभी-कभार कभी-कभी अगर देना है, अगर बच्चों को कभी-कभी देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चलो ठीक है मंथ में 1 आध बार या मंथ में 2 बार दे दिए, इट्स ओके। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप खिला रहे हो ना, हुँ, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। और बच्चे के साथ आप खेलो भी, बच्चे की एक्टिविटी ठीक रखो। वैसे स्कूल बच्चे जो जाते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खेलते-कूदते ही हैं, उनका पढ़ाई भी होता है, स्कूल में खेलते भी हैं। लेकिन घर आने के बाद बेसिकली वो जो है ना सेडेंटरी हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस पे काम करना पड़ेगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि किन्हीं को ये पता है कि कितने ल एक नॉर्मल आदमी का वेट कितना होना चाहिए? नहीं पता सर। हम जब बात करते हैं कि नौ एक हम जब बात करते हैं कि हमारा वेट जो है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे फैटी लिवर की हुँ, बात हुई कि अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि फैटी लिवर भी हो सकता है मोटापा हो। तो जब बात मोटापे की होती है ना तो काँटा कहीं न कहीं जो है ना वो रुक जाता है क्योंकि कुछ न कुछ क्वेश्चन्स दिमाग में दर्शक के लिए होता ही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई बता सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को 1 दिन में कितना प्रोटीन चाहिए खाने के लिए? ये तो मुझे पता है, आपने कल बताया था। तो नॉर्मल जो वेट होता है वो नॉर्मल जो प्रोटीन होता है वो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और नॉर्मल जो आपका वेट होगा ना, वो होगा सबसे पहले अपने हाइट को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। सबसे पहले अपने हाइट को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो सपोज़ आप 5 फीट के हो या 5 फीट 3 इंच के हो। तो 5 फीट 3 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद ये आता है लगभग 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ओके। तो इसमें आप 100 माइनस कर दोगे, एक लमसम भाषा में जो है ना आप बोल सकते हो कि इतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। अच्छा, जितना सेंटीमीटर में जितना निकल के आ रहा है सेंटीमीटर में जितना निकल के आ रहा है, उसमें आप 100 माइनस कर दो, ठीक है? इतना ही उसका नॉर्मल
वेट होना चाहिए। अच्छा, मतलब तो कोई अब सपोज कि आप 60 160 सेंटीमीटर के हो, तो आप 100 माइनस तो करोगे तो 60 आपका किलो। बच जाएगा 60। तो आपका आइडियल वेट जो होना चाहिए, आवाज आ रही है? हाँ, नहीं मेरे साथ तो स्ट्रगल ही चल रहा है, मैं तो बस बीच-बीच में कैच कर रहा हूँ आपको। बट बाकी मेरी लोगों को आ रही है तो मैं कम। मेरी आवाज आ रही है? तो इसमें क्या है, अगर किसी का वेट 167 सेंटीमीटर है तो उसका आइडियल वेट 67 केजी होना चाहिए। किसी की लंबाई अगर 167 है। हाँ, तो सर ये वैसे हम हाँ। अगर बीएमआई में लम भी चेक करते हैं ना? बीएमआई में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं ना? देखिए, वही जो बीएमआई आप चेक हुँ। करते हो ना, हाइट मेरी एंड आवाज वेट आ का रही है आपको? रेशियो जो निकालते हैं हम। ये मेरी आवाज क्यों बंद हो गई? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। हेलो? मेरी हेलो? आवाज़ नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, नहीं आपकी तो नहीं आ रही है, वो तो मैं परेशान ही हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीएमआई से जो चेक करते हैं बॉडी वेट और हाइट का रेशियो, ठीक है? उससे भी तो हम एक आइडियल वेट करते हैं ना? हुँ। नहीं, उससे जो आप आइडियल वेट हुँ, निकालोगे ना, उससे जो आप आइडियल वेट निकालोगे, तो वो बीएमआई निकलता है ना, वो आइडियल वेट नहीं निकलता है। हुँ। नहीं मान लीजिए मेरा बीएमआई 26 वो आया, ठीक है? अब मेरे को बीएमआई की जो आइडियल वैल्यू है उसमें आने के लिए कितना वेट लूज़ करना पड़ेगा, तो वो होगा ना मेरा आइडियल वेट। नहीं, तो आपको देखो आइडियल क्या है ना, आइडियल है कि पहले आइडियल है कि आप पहले मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही है। हाँ, अभी आई। आप बोलते आज थोड़ा ग्लिचेज़ आप हो गए। बोलते रहिए, ऑडियंस को आ रही है। आप बोलते रहिए। हाँ, देखिए, अगर आपका वेट जो है अगर आपकी हाइट जो है वो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप 100 माइनस कर लो, उतना ही आपका पहले टारगेट होना चाहिए कि पहले उतना वेट हम पहुँच जाएँ। और ये आइडियल वेट माना जाता है बीएमआई के अपर लेवल ओके, का। अगर आपने इसमें 5 किलो और भी लूज़ कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपने 5 किलो अगर आपने और भी लूज़ कर लिया, ओके, 60 की जगह आपने 55 हो गए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं, वो बीएमआई के बीच में ही आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप बीएमआई 17.55 है या 18 है, तो 18 वाले लोग जो है ना बहुत पतले दिखते हैं और 23 वाले लोग जो है ना थोड़ा मोटे-मोटे दिखते हैं। अच्छा, ओके, तो इसलिए इसलिए कोशिश करना चाहिए कि पहले तो एक आइडियल वेट पे पहुँचे, आइडियल वेट वही है, सेंटीमीटर में आप वेट को हाइट को कन्वर्ट कर लो, उसमें 100 माइनस कर लो, यही आइडियल वेट होगा। ओके, लेकिन इसके बाद जो है ना, जब आप इस लेवल पे पहुँच गए, तब आप जो है ना टारगेट रखो कम से कम 5-6 किलो और लूज़ करने का। ओके, तब आप जो है ना वो तब आप 18-19 के रेंज में आप बीएमआई के रेंज में रहोगे, अच्छा दिखेगा। तो बहुत लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि पहले आप नॉर्मल बॉडी वेट पे पहुँचो, उसके बाद आप मसल ट्रेनिंग स्टार्ट करो ओ थोड़ा। मसल ट्रेनिंग करोगे ना तो धीरे-धीरे क्या होगा कि मसल ग्रोथ होगा, आप दिखने में अच्छे लगोगे। पतले-दुबले होने के कारण से आप जो है ना जिम जाना भी आपके लिए मुश्किल नहीं है और ये टेंशन नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है। आप उसके बाद जो है ना प्रॉपरली आप सिर्फ़ मसल ट्रेनिंग करते रहोगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका शरीर जो है ना वो गठीला होता चला जाएगा। न लेकिन गड़बड़ कहाँ पे करते हैं लोग? गड़बड़ करते हैं कि मोटे होते हैं और वो सबसे पहला जिम जॉइन करते हैं और ट्रेडमिल पे भागना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना वेट लॉस करने का,
ये सबसे घटिया प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला है कि वेट को नीचे ले जाओ, एक नॉर्मल वेट तक पहुँचो और उसके बाद आप जिम जॉइन करो। स्टार्टिंग में जिम जॉइन करने से क्या है ना कि आपका मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है क्योंकि आप लंबे हमारी हैबिट नहीं होती है ना जिम जाने की, हमारी हैबिट होती है रेगुलर कि हम उठे, चाय पिए, बिस्किट खाए और उसके बाद जो है ना थोड़ा कहीं फ़ोन पे बात किए, फिर जो है ना वो अपने काम पे चले गए, फिर शाम में आए तो सोफ़ा पे बैठ के टीवी देखने की हैबिट है या फिर देखने की हैबिट है। तो आप इस इतने आराम से इस हैबिट को आप जो है ना कन्वर्ट चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब तक चेंज होने में टाइम लगेगा, तब तक छोटी-छोटी चीज़ों को ऐड करते चलो ना, अच्छी चीज़ों को। तो धीरे-धीरे अपने आप जो है ना वो पॉज़िटिव डोमिनो इफ़ेक्ट चालू हो जाएगा फिर। ओके, मतलब पहले आपका एक सही कदम आपका एक सही कदम किसी की ज़िंदगी को बना भी सकता है और आपकी ज़िंदगी को खराब भी कर सकता है। तो इसलिए आप बेटर है कि सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला अपने ऊपर ट्राई करो और ओके, अपने आप को ठीक करो। मतलब पहले दिन से सुपरमैन बनने का नहीं सोचना है, आराम-आराम से चलिए, एक दिन बन जाएँगे, ये मान के चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन अक्सर होता है क्या ना कि लोगों को 35 दिन वाला चाहिए कि डॉक्टर मुझे अर्जेंट में वेट लॉस करना है। ऐसे नहीं, लोग मेरे पास बहुत जिम आते हैं। डॉक्टर मुझे 10 दिन में वेट लॉस जिम करना है, 15 दिन में वेट लॉस जिम करना है। कोई की तो फ़ोन रहता है कोई-कोई तो कि 1 महीने कोई-कोई फीमेल जब फ़ोन करेगी ना कोई-कोई फीमेल जब फ़ोन करेगी ना, तो स्टार्ट से ही यही होता है कि डॉक्टर मुझे मेरे ब्रदर की शादी है और जस्ट 20 दिन का टाइम बताएगी कि 20 दिन के बाद मेरे ब्रदर की शादी है और मुझे जो है ना वो 35 किलो के आस-पास मुझे वेट बढ़ा हुआ है, तो आप कितना लूज़ कर दोगे? हुँ, मैं तो इनकार कर देता हूँ। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऐसे केस नहीं लेता, जिसमें टाइम बॉन्ड हो क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि ये वेट लॉस या कोई बीमारी को ठीक करना, ये सब जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। अब आप 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है ठीक ही ना हुँ। हो। तो आप गारंटी दे करके कुछ नहीं कर सकते हो कि हाँ, एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ कि आपको हम ये ठीक कर ही देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है वैसे भी मेडिकल साइंस में। लाइफ़स्टाइल मोटिफ़िकेशन का मतलब ही है सर कि पूरी लाइफ़ ही आपकी चेंज हो रही है। तो लाइफ़ आप 15 दिन की या एग्ज़ैक्टली तो मतलब 6 आप महीने की जो है नहीं ना जी, हाँ, तो आप आप चाहिए कितना कितना लंबा आप जीना चाहते हैं, उसके हिसाब से सोचिए। एग्ज़ैक्टली करेक्ट। तो लाइफ़ लाइफ़ का एक्सपेक्टेंसी आपका जितना है, उस हिसाब से सोचिए कि आपका वेट उतना मेंटेन होता रहेगा और आपकी हेल्थ भी मैनेज्ड रहे। अच्छा दूसरे दूसरे सेट जो पेशेंट के आते हैं वो ये हैं कि डॉक्टर आप मुझे खाना जितना कम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना नहीं खा के भी हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज़ के लिए मत बोलना, मेरे से एक्सरसाइज़ नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, सिर्फ़ खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो शुगर पहले से शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर बैठा हुआ है, जो यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, फैट में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर आप जब तक उसको जलाओगे नहीं, तो नया चीज़ कैसे आप डेवलप कर सकते हो? नया कुछ नहीं हो सकता है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ पे यही होता है। हुँ, हुँ। तो प्रॉपरली आपको उसको साथ-साथ जलाना भी है और इधर से जो है ना वो बनाना भी है, तो सब कुछ साथ-साथ करना होगा। तो एक्सरसाइज़ भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है इसका। ओके। यहाँ पर ये हाँ, संगीता देवी जी कुछ पूछ रही थी, बता रही थी, पर मेरे 65 केजी है, वेट में बराबर ज़ेम है। अनूप अनूप जी आपका सवाल है ये समझ नहीं आया है। वेट में बराबर ज़ेम है आपने लिखा है, तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, अगर कुछ है तो क्लियरली आप लिख दीजिए सवाल में और बाकी व्यूअर्स वेट में बार-बार जिम में पता नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं हाँ, समझ में आ वो रहा है। थोड़ा आई थिंक फिर से टाइपो हो अ, गया है, आप देख लीजिए, फिर से लिख दीजिए। और बाकी व्यूअर आप भी हाँ, सवाल पोस्ट शायद। करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे के लिए, आगे वाले आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको हेल्प रहेगी।
इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करिए ताकि आपको जो है ना नोटिफ़िकेशन जाए तो सही समय पे आप मेरे लाइव शो को आप देख सको तो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। करेक्ट। ठीक है? तो सर मैं हाँ। ये सोच रहा था कि अगला टॉपिक आप कौन-सा कवर करेंगे? ने अच्छा अभी 2 दिन मैं हो सकता है कल मैं अवेलेबल ना रहूँ, तो कल का लाइव जो है ना वो शायद पोस्टपोन ओके, करना पड़ ओके। जाए। तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। परसों का मैं हाँ, परसों का रखेंगे ओके। और आप बताओ दर्शक दर्शक दीर्घा से हाँ। पूछ लेते हैं कौन-सा टॉपिक उनको जानना है, उस पे डिस्कशन हो, तो उसी को शुरू करेंगे। आई थिंक डायबिटीज़ सही रहेगा मेरी साइड से, बाकी दर्शकों से भी पूछ लेते हैं, जो भी व्यूअर्स डायबिटीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, वी कैन कवर इट अप इन नेक्स्ट लाइव सेशन। तो अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में और जानना है, तो आप कमेंट भी कर दीजिए। तो हम को हाँ, पिकअप कर डायबिटीज़ लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट डायबिटीज़ ही रखते हैं, डायबिटीज़ कर लेते जी, हैं। क्योंकि ड डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है हाँ, ना। और हाँ, तो नहीं अभी जो है इसमें एक चीज़ बचा हुआ रह गया कि अब इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है, तो कैसे मैनेज करेंगे? इंसुलिन विनीत, सर जी मेरा 82 किलो है, प्लीज़ सजेस्ट व्हिच प्लीज़ प्रोटीन suggest which protein I have to take and duration will happy इफ आई बैक टू 72। विनीत जी ने अपना टारगेट 72 सेट कर लिया है। 10 किलो का टारगेट रखा है। इन्होंने भी टारगेट मुझे दे दिया है। विनीत जी टारगेट मत सेट करिए, बट हाँ, डाइट सेट कर ली। टाइ टारगेट मत अम, सेट करिए, वेइंग मशीन पे खड़ा होना बंद कर दीजिए। संगीता जी पूछ रही हैं कि संगीता जी पूछ रही हैं कि 5 5.3 इंच है तो कितना लंबाई होना चाहिए? तो लंबाई कितना वज़न होना चाहिए? वज़न जो है ना जितना सेंटीमीटर में जितना आपका वज़न ये हाइट आ रहा है तो 5.3 फीट का जो हाइट आता है सेंटीमीटर में, उसको बोलते हैं 160 सेंटीमीटर। तो इसमें आप 100 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 60। तो ये 60 किलो होना चाहिए। तो पहले टारगेट रखिए 60 बनाने का कि 60 तक पहुँचे। 60 जब हो जाए, तो फिर अगला टारगेट और भी थोड़ा-सा क्यूरेट कीजिए और भी थोड़ा टाइट कीजिए और 2-4 किलो, 5 किलो तक और भी लूज़ करिए। तो उससे क्या होगा, आप एकदम बिल्कुल जो है ना स्किनी और अच्छे दिखेंगे और उसके बाद मसल ट्रेनिंग पे आप फ़ोकस करिए और ब बढ़िया से अच्छे क्वांटिटी में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन का रोल बहुत बड़ा रोल है और प्रोटीन हेल्प करेगा फिर। ओके। विनीत जी और इसके अलावा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को हो, तो क्या मैनेज कैसे करेंगे? डाइट को क्या करना है? तो देखिए, क्या है ये सब सारे के सारे जितने भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं, ये सारे के सारे लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, इनका होने का एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है और जिसमें अनहेल्दी फूड जो है ना, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है और अगर किसी को आप बोल दो कि अरे, आप शुगर बहुत लेते हो इसलिए आपको ये सब हुआ है, तो सबसे पहला वो डिनायल होता है उनका। नहीं तो, मैं तो शुगर लेता ही नहीं है। उसके बाद जब आप इंक्वायरी करते जाओगे तो पता चलेगा कि उनके डाइट का 80 टू 90% जो है ना फूड, वो कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ है। ओके, हाँ, तो फिर ऐसे पेशेंट को फिर जो है ना फिर एक-एक करके समझाना पड़ता है कि आप जो खाना खा रहे हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब चावल नहीं लेते हैं डॉक्टर, चावल बंद कर दिया मैंने, लेकिन उसके बदले में हम जो है ना वो 4 केला खा लेते हैं। तो अंतर क्या हुआ? अगर 4 केला खा रहे हो या चावल खा रहे हो तो बात तो सेम ही हो गया ना। तो बेसिकली आइडिया क्या होता है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ना है तो आइडिया यही है कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाना पड़ेगा और आउटसाइड फूड 100% बंद करना पड़ेगा और चीनी पूरी तरह से स्टॉप करना पड़ेगा। तो चीनी की बात जब आती है तो मेरा तो मन खुश हो जाता है कि एक बार फिर से मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि वो चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री, लुकुमदाना, रावा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज़, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, गज्जक और चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, कुरकुरे ये सब सारा कुछ जो है ना वो बंद करना है।
बीमारी जितने भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं, उसके होने में ये सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं, जो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस एकदम तगड़ा वाला हो रखा होता है, उनका अगर उनको बोल दो कि आपको ये सब चीज़ बंद करना है, तो वो मानेंगे नहीं। उनको जो है ना फिर हो सकता है वो डाइट प्लान भी ना खरीदें। तो इसीलिए उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आगे फ्यूचर में हम आपको जो है ना चीनी खिलाएँगे, आप परेशान मत हो। तो शुरुआत में जो है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काउंसलिंग करते, फिर वो मान जाते हैं कि नहीं, चीनी रियली में मेरे लिए जो है ना वो नुकसानदायक है। क्योंकि उसको फ़ायदा होने लग जाता है ना फिर कुछ दिन करेक्ट, के बाद। तो विनीत जी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो मैंने बताया आपको कि आउटसाइड फूड आप बिल्कुल बंद कर दो। प्रोटीन में जो है ना मैं जो प्रोटीन लेता हूँ वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है। आप भी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन ले सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड लेना है तो इंडियन ब्रांड में पी प्रोटीन भी एक आता है जो कि काफ़ी अच्छा है, बुरा नहीं डी है। ऑप्टिमम मैं मेरे न्यूट्रिशन। पास दोनों हैं, तो मैं पी प्रोटीन भी लेता हूँ और वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का भी लेता हूँ, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ओके टेस्टेड है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं होता है और अगर कोई र्यूमर उड़ाने वाले लोग जो है ना, जो आपको बता रहे हैं ना, तो आप उससे कारण पूछो, तो कोई कारण नहीं बताएँगे वो। तो ये व्हे प्रोटीन या पाउडर वाला प्रोटीन है ना, ये हमेशा याद रखिए कि पाउडर वाला प्रोटीन आप कितना लेंगे? आप 1 स्कूप लेंगे, 2 स्कूप लेंगे? 1 स्कूप से 24 ग्राम जाता है, 2 स्कूप से 48 ग्राम जाएगा, मैक्सिमम 50 ग्राम चला जाएगा। आप सोचो कि 200 ग्राम चिकन आप लोगे, तो 200 ग्राम चिकन में लगभग जो है ना 50 ग्राम आपका जो है ना प्रोटीन जाएगा। आप कुछ मत करो, अगर आप आधा किलो चिकन ही रोज़ दिन खाने लग जाओ ना, तो किडनी खराब हो जाएगा। वे प्रोटीन नहीं है जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम बेसिकली प्रोटीन के कारण से है, कि कोई भी सोर्स से आप प्रोटीन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार ले रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि वे प्रोटीन खराब है। मैक्सिमम गार्जियन जो है ना वही क्वेश्चन पूछने आते हैं कि क्या वे प्रोटीन लेना सही रहेगा? बहुत से पेशेंट तो छोड़ देते हैं डाइट प्लान इसलिए कि हम वे प्रोटीन देते हैं। बिना वे प्रोटीन का वेजिटेरियन में मैनेज करना इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल जॉब। एक तो वेजिटेरियन है और उसके बाद 5 तरीके का आइटम जो है ना वो नहीं खाएँगे, तो उसके बाद देंगे क्या खाने को? तो अल्टीमेटली एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसमें कि सॉलिड क्वांटिटी में थोड़ा प्रोटीन चला जाए। तो इसलिए डरिएगा नहीं विनीत जी, आप आराम से प्रोटीन लीजिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन अच्छा है और उसके अलावा ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या है कि प्रोटीन पहले जो है ना हमेशा स्टार्ट करना चाहिए हाफ स्कूप से, अब अगर आपने कभी नहीं लिया है तो। अब हाफ स्कूप से प्लेन वाटर में बस वो रखिए एक और शेकर रखिए, शेकर में शेक करके उसको पी लीजिए, हाफ स्कूप को जो घोलने के लिए आप 200 एमएल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या 250 एमएल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब आप हाफ स्कूप जब आपको सूटेबल हो गया, आप टॉलरेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसको 1 स्कूप कर दीजिए। तो हाफ स्कूप रात में, हाफ स्कूप मॉर्निंग में। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से टॉलरेट कर रहे हैं, तो आप 1 स्कूप मॉर्निंग, 1 स्कूप नाइट। दिस इज़ द मैक्सिमम प्रोटीन यू कैन टेक फ्रॉम प्रोटीन पाउडर। ठीक है? तो ये हो गया। इसके अलावा प्रोटीन का हो गया, प्रोटीन के बाद जो है ना वो विनीत जी आपको लेना होगा कुरकुरे-मुरमुरे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कुरकुरे-मुरकुरे तो सब बंद करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से अपना आटा को देखना पड़ेगा, कहीं आपको अगर थायरॉइड की प्रॉब्लम है या फिर उस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मिलेट्स का आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है ना आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। आम तौर पे गेहूँ का आटा अगर हटाते हैं ना, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन समस्या यही होती है कि ग्लूटेन नहीं मिलता है दूसरे आटा में, जिसके कारण से बाइंडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे बाजरा खाओ या फिर रागी खाओ, तो वो बंधता नहीं है अच्छे से, रोटी जो है ना वो अच्छे से बनता नहीं है। तो वैसे कंडीशन में आप चाहो तो जिस समय आप आटा गूँथ रहे हो, थोड़े क्वांटिटी में आप जो है ना इसबगोल भी डाल सकते हो। इसबगोल बाइंडिंग का काम करता है। ओके, तो अगर किन्हीं को आटा गूँथने में प्रॉब्लम होती है ये सब चीज़ की, तो आप इसबगोल या फिर थोड़ा ब्रान भी जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। तो ब्रान को आप थोड़ा ऐड कर दो,
तो थोड़ा बंधने में ईज़ी हो जाता है। ओके। ठीक है? एक और सवाल, हाँ, सिगरेट, रेड राइस खा पान, बीड़ी, सिगरेट पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ये सब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। मतलब अगर कोई स्मोकर है तो उसको स्मोक छोड़ना चाहिए, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होगा। ओके, स्मोकिंग पूरी तरीके से है। ठीक है? पूरे तरीके से, पूरी तरीके से। स्मोकिंग से भी इसके बाद स्मोकिंग किल्स। अ, हाँ, एक रेड राइस वाला सर सवाल आप एमडी का एक क्वेश्चन है कि गुड इवनिंग हाँ, I travel a lot, how to manage meals when outside food is not allowed? तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए जब आप आउटसाइड फूड जब आप ऐसे जगह पर ट्रैवल कर रहे हो जहाँ की आपको डाइट का आइटम नहीं मिल सकता है, नॉर्मल होम बेस्ड फूड नहीं मिल सकता है। तो क्या करना होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे कभी भी आप ट्रैवल करते हो और घर का खाना नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला आपको जो है ना, ग्रेवी वाले आइटम को अवॉइड करना चाहिए। तो कहीं भी आप खाना खा रहे हो, तो कोशिश करो कि आप ग्रेवी ना टच करो। जितने भी ग्रेवी होते हैं, चाहे वो पनीर के ग्रेवी हों, चाहे वो चिकन के ग्रेवी हों, सब में लगभग जो है ना, वो शुगर और व्हाइट मक्खन मिला रहता है। उसके ग्रेवी को बेसिकली टैंजी बनाने के लिए वो जो है ना मिलाते हैं, ताकि वो टेस्टी लगे खाने में। तो ग्रेवी को अगर आप अवॉइड करते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना, ग्रेवी अगर आप अवॉइड करते हो, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप जो है ना, शुगर को वैसे ही आप अवॉइड कर रहे हो। ओके, तो आप शुगर एक बार में शुगर जो है ना, वो कम हो जाएगा आपका। उसके अलावा आप प्रेफ़र करो कि वहाँ पे लो ग्लाइसेमिक लोड वाला जो फ्रूट है, जैसे केला, आम, चीकू, उसके अलावा शरीफ़ा, उसके अलावा जो माल्टा आता है, ये सबको छोड़कर बाकी जितने भी सीज़नल फ्रूट्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, आप उसका सेवन कर सकते हो। ये 4-5 फ्रूट को जो है ना वो अवॉइड करके बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ से आपको जो है ना वो शुगर कट हो सकता है और आप एक ट्रैक पे रह सकते हो। इसके अलावा है हाइड्रेशन आपको मेंटेन करके रखना है कि प्रॉपर हाइड्रेशन रखो। ऑप्शन आप जहाँ भी जाते हो एमडी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रैवल करते हो और अगर ये पॉसिबल है कि वहाँ आप सलाद ले सको, तो बेटर है कि आप सलाद चूज़ करो वहाँ पे। 1 प्लेट सलाद जो है ना खाने के पहले 1 प्लेट सलाद ज़रूर से खा लो, ताकि फाइबर अच्छे क्वांटिटी में मिल जाए। और जूस बिल्कुल नहीं पीना क्योंकि जूस पीने से बेटर है कि आप फ्रूट्स ले लो। जूस नहीं चाहिए। आप जब जूस ट्रैवल करते हो जूस तो जनरली होता क्या है ना कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए जू लोग जूस जूस पी से लेते हैं। वैसे भी शुगर का ओवरडोज़ हो जाता है। अगर आप एग्ज़ैक्टली तो लेंगे जो जूस आप तो इधर बंद हेल्थ कर रहे हो ना, उधर आपका जो है ना जूस से उतना पूरा हो जाएगा। करेक्ट, तो जूस भी नहीं लेना है। उसके अलावा आपका जो आप जो सूखा आइटम है, जैसे नट्स है, सीड्स है और जो आप नॉर्मली जो अखरोट हुआ या फिर बादाम हुआ या फिर काजू है या फिर पिस्ता है, तो आप इसको साथ में कैरी करो। और साथ में कैरी करो और कोशिश करना कि पूरे दिन में आइदर 2 मील खाएँ, नहीं तो 3 मील खाएँ। 2 या 3 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना। ऐसे नहीं कि हम कंटीन्यूअसली कुछ न कुछ मुँह में डाले जा रहे हैं, नहीं। आप पेट भर के खा लो, बेटर है कि आप पनीर मँगवा लो या फिर जो है ना आप चिकन रोस्ट मँगवा लो या फिर फिश का बिना ग्रेवी वाला जो प्रिपरेशन है वो मँगवा लो। शैलो फ्राई किया हुआ है वो आप खा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आपने चुनना है कि शैलो फ्राई इज़ गुड और ग्रेवी वाला वो चीनी और फैट वाला वो अच्छा है। तो मेरे ख़्याल से शैलो फ्राई इज़ मच बेटर क्योंकि वो उस तरीके से वो नहीं उतना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन ये चीनी वाला जो है ना वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो वहाँ पे आप हाइड्रेशन इसमें बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। हाइड्रेशन अगर आपने मेंटेन नहीं किया, तो सारा चीज़ जो है ना वो गड़बड़ चलता रहेगा। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो है ना घर से जो हम कहीं जाते हैं वैसे जगह पर जहाँ पर कि पॉसिबल नहीं है कि घर का खाना खाएँ, तो हम प्रोटीन पाउडर कैरी करते हैं साथ में। और सिर्फ़ उतना ही नहीं, प्रोटीन पाउडर के साथ जो है ना नट्स, सीड्स ये सब जो है ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उसको भी थोड़ा कैरी कर लिए साथ में कि
खाना खाने के बाद जो है ना थोड़ा नट्स और सीड्स खा लेंगे, तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा फैट खाने से आप लंबे समय तक भूख को भगा सकते हो। तो लंबे समय तक आप सेटल रहते हो। वैसे आप मेरे डाइट पे जब रहते हो तो 5 दिन 7 दिन के अंदर वैसे भी आपको भूख जो है ना वो मिनिमम हो जाती है, भूख वैसे नहीं लगती है, क्रेविंग नहीं होती है। ग्रेट। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो आई होप कि एमडी मैं आपका आंसर दे पाया हूँ। अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो ज़रूर एक थम्स अप बनता है। और इसके अलावा रेड राइस खा इंसुलिन सक रेजिस्टेंस जैसे स्किन वगैरह जो मैंने बताया था कि इसके अलावा जो स्किन वगैरह का जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, नकल्स वगैरह जो है ना, ये सब जैसे ही आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को सेटल करते हो ना, धीरे-धीरे, धीरे ये नकल्स, ये ब्लैक होना, ये सब जो है ना, ये सब धीरे-धीरे बेटर होना शुरू हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जितना भी टाइम लगे तो मतलब जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी जो मैंने कल आपको बताया था उस दिन थायरॉइड वाले में कि जो आपका हेयर फॉल होता है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रहेगा तो हेयर फॉल होगा। तो ये सारे बीमारी जो है ना बेसिकली जितने भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं, ये सारे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग-अलग नहीं है। अगर आपको एक बीमारी आया है, तो जस्ट आप वेट करिए, दूसरा बीमारी कुछ दिन के बाद आ जाएगा। तो इसलिए अगर गेटवे बोला जाए तो गेटवे इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर किसी को बीमारी स्टार्ट हुआ है और उसको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। लाइक डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फिर जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, तो ये सब प्रॉब्लम होगी। ओके। सर 66 मिनट हो रहे हैं, कुछ सवाल बचे हुए हैं, उनको ले लेते हैं पहले। हाँ। अमृता सिंह का सवाल है, क्या मैं 65 ईयर ओल्ड मदर को व्हे प्रोटीन दे सकती हूँ? देखिए अमृता शी ऐसा इज़ है कि वेजिटेरियन, जब आप व्हे प्रोटीन का सोचते हो ना तो उनकी मदर वेजिटेरियन। हाँ, 65 इयर्स ओल्ड हैं उनकी मदर तो हाँ, तो देखो नॉर्मली क्या है ना कि जब आप व्हे प्रोटीन सोचते हो तो व्हे प्रोटीन एक नॉर्मल प्रोटीन की तरह ही होता है, दूध से बना होता है, तो उसको प्यूरिफाइड करके जो है ना प्रोटीन को निकाल लेते हैं। तो जब ये व्हे प्रोटीन जब बनता है तो ये नुकसानदायक नहीं होता है, ये बहुत ही आराम से किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे मैं अपने प्रैक्टिस में 12 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देता हूँ, क्योंकि 12 साल के नीचे के बच्चे को प्रोटीन जो है ना वो वैसे नॉर्मल घर के डाइट से ही वो पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं और उनका वेट मैनेजमेंट करना है और ऊपर से प्रोटीन भी मैनेज करना है, तो वैसे कंडीशन में प्रोटीन देना पड़ता है। तो 12 साल से स्टार्ट करके आप जो है वो 99 इयर्स अगर उससे भी ऊपर के लोग हैं तो उनको भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के बाद प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज बढ़ने के बाद जो है ना, खाना भी हम लोग कम करते हैं और हम लोग मतलब उस तरीके से प्रोटीन का मैनेजमेंट कभी नहीं करते हैं। तो एज बढ़ने के बाद जो है ना, प्रोटीन का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, मसल का मास जो है ना, धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसको मेडिकल टर्म में हम लोग कहते हैं इसको सार्कोपीनिया, तो सार्कोपीनिया होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मसल मास जो है ना वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो पेशेंट जो है वो सारे दिन बेड रिडन हो जाते हैं या लेथार्जिक रहेंगे, दिन भर जो है ना वो कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता है सारा दिन क्योंकि कहीं न कहीं प्रोटीन जो है ना वो उनके ब्रेन हेल्थ को भी जो है ना अफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, ओके। तो इसका जवाब है कि वो ले सकती हैं। अच्छा, शी इज़ वेजिटेरियन एक उसके बाद भी लिखी है कि शी इज़ वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन है तो आप पनीर दे सकते हैं, उसके अलावा जो है ना वो राजमा, टोफू, सोयाबीन ये सब को भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। पहले
व्हे प्रोटीन देना है तो पहले हाफ स्कूप से शुरू करिए, अगर टॉलरेट कर रहे हैं तो 1 स्कूप करिए, अगर फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं तो फिर जो है ना 1.5 स्कूप कीजिए, अगर फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं तो 2 स्कूप तक ले जाइए और 2 स्कूप जो है ना 1 स्कूप मॉर्निंग, 1 स्कूप नाइट, इससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, टॉलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बार व्हे प्रोटीन जो है ना जब आप खाते हो, तो चूँकि ये बनता तो ऐसी चीज़ से है जो नॉर्मली नेचुरल चीज़ ही है जिससे बन रहा है। लेकिन चूँकि प्रोसेस्ड होता है, चूँकि ये प्रोसेस से होके गुज़रा है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत लोगों को जो है ना वो ब्लोटिंग हो जाए, बहुत लोगों को गैस बने, ये पॉसिबल है। तो अगर ब्लोटिंग और गैस बनने का प्रोसेस जो है ना वो शुरुआत में स्टार्ट हुआ, तो कुछ दिन तक रुकिए और हाफ स्कूप दे करके जो है ना उसको सेट कीजिए। सेट हो जाएगा तो फिर गैस बनना बंद हो जाएगा। फिर इसको 1 स्कूप कीजिए। तो ऐसे कर के जो है ना आप धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं डोज़ आई को। थिंक सर कुछ लोगों को लैक्टो एलर्जी भी होती है ना, जिसको पास ले जाते ही वॉमिटिंग आने लगती है और पी नहीं पाते हैं। वैसा भी हो सकता है कुछ लोगों को। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बोल रहे हो ना? तो वोमिटिंग वैसे नहीं, उसमें जनरली जो है ना वो मिल्क सूट नहीं करता हाँ, वैसे हाँ। लोगों को। तो अगर मिल्क सूट नहीं कर रहा है तो फिर नहीं लेना है, ज़रूरत क्या है? नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मिल्क लेने से बेटर है कि आप पनीर ले ले लो हुँ। ना, आप छेना फाड़ लो ना उसका, वो ज़्यादा ईज़ी है। नहीं, मैं मिल्क से बेटर है कि आप ब्रो छेना व्हे लो। प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो वो पीता ही नहीं था। उसको बाहर से ही बदबू आती थी उसमें से, पता नहीं क्या उसको हो जाता था। जैसे ही मैं तैयार कर रहा हूँ और वो बोल रहा है, "अरे भाई मेरे से दूर ले जाओ इसको।" तो ऐसा कुछ लोगों को होता है कि दे स्मेल इट नहीं एंड तो देखो फ्लेवर क्या है ना, अभी तो इसमें अभी तो इसमें बहुत तरीके के फ्लेवर हैं, आप किसी भी एक अच्छे फ्लेवर को आप चुनो और छोटा पैक मँगवाओ, हाँ, पहले ट्राई करो कौन-सा बेटर है, जो पहले बेटर है उसको फिर आप कंटिन्यू करो। हाँ, और आई थिंक अभी काफ़ी सारे ऐसे भी आ गए हैं ना जो सिर्फ़ वेज से बने हुए हैं, कोई मटर वाला आ गया है इस तरीके के, प्लांट बेस्ड प्रोटीन से बनते हैं। बिल्कुल, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा कंपनी है ना, जिसका जिसका प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंडिया के अंदर ठीक-ठाक है। मैं लिंक सब्सक्रिप्शन इसमें दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है ना, आप पी प्रोटीन और व्हे प्रोटीन दोनों का मैं लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो। ये अमेज़न पे ही मिलेगा प्रोडक्ट, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। विनीत जी का सवाल भी था एक, इज़ देयर एनी साइड इफ़ेक्ट फॉर दिस? मतलब ये व्हे प्रोटीन के ही साइड इफ़ेक्ट पूछ रहे थे। थोड़े बहुत तो हमने कवर ही कर दिए हैं, बाकी आप देख लीजिए स्पेसिफिकली कुछ कवर करना है साइड इफ़ेक्ट्स में। साइड इफेक्ट्स देखो व्हे प्रोटीन जो है ना, व्हे प्रोटीन का साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने एकदम बिल्कुल खाली पेट में ले रहे हो ना व्हे प्रोटीन, तो बहुत लोगों को होता है कि थोड़ा नाउजिएटिंग फील होता है। ऐसे भी थोड़ा कभी-कभी जो है ना ब्लोटिंग, नाउजिएटिंग फील होता है बहुत लोगों को, लेकिन ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना ये एडजस्ट हो जाता है। बॉडी जो है ना इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर आपको ठीक लगेगा। व्हे प्रोटीन खाने का बहुत तरीके से आप खा सकते हो। आप दही में मिला के खा सकते हो, जो छाछ मिलता है इसका मदर डेयरी अमूल का जो छाछ मिलता है, तो नमकीन छाछ में डाल दो अ, उसमें भी अच्छा लगेगा। वो आप उसमें प्लेन वाला छाछ में डाल दो, उसमें भी अच्छा लगेगा। तो आप कहीं भी ऐड करके खा सकते हो। सिर्फ़ पानी में पीना है तो सिर्फ़ पानी में पियो, सिर्फ़ नहीं पीना है तो वो है मिल्क। मिल्क में मत पीना क्योंकि वो मिल्क से ही बना होता है, मिल्क को ही प्यूरिफ़ाई करके बनाया हुआ है, शुगर को हटाया हुआ है, आपने ऊपर से शुगर ऐड कर दिया। तो जनरली क्या है ना, ऐसे में इंसुलिन जल्दी से पीक कर जाता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो है ना बढ़ जाती है। इसीलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि व्हे प्रोटीन जब भी आप लेते हो तो मिल्क के साथ मत लो। ओके। आप उसको सिर्फ़ पानी के साथ लो। इट विल हेल्प। सर पर डे इंसान को कितना शुगर लेना चाहिए? संगीता देवी जी का एक सवाल था। शुगर तो आइडियल है कि आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोज़ कि वो 300 और 65 वाला फंडा पे आप अगर चलते हो ना, तो महीने में 5 दिन तो आपको मिल रहा है ना एन्जॉय करने के लिए, तो वो 5 दिन आप एन्जॉय करो ना। 5-6 दिन के आस-पास आपको एन्जॉय करने के लिए मिल रहा है। मतलब ये 300 और 65 का जो फंडा है, वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो फर्स्ट टाइम जॉइन कर रहे हैं। तो
365 दिन होता है 1 साल में। आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर लो, 300 और 65। 300 को आपको जो है ना एक अच्छे बच्चे की तरह खाना है, अच्छे बच्चे की तरह एकदम बिल्कुल ईमानदारी से हेल्दी खाना है। और 65 दिन वो दिन है जिसमें आपके घर में पार्टी होगा, आप कहीं किसी के शादी में जाओगे, आप कहीं घूमने जाओगे, ईयर वैकेशन एंड होता है, बच्चे का स्कूल का छुट्टी होता है, तो आप अपने बच्चे को नानी घर ले जाते हो या फिर आप कहीं बच्चे का जन्मदिन मनाते हो या ऑफिस में कोई पार्टी होती है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो वो 65 दिन। लेकिन ये ध्यान रहे कि 65 दिन ऐसा नहीं है कि 65 दिन यूज़ करना है तो पता चला कि आप सुबह, दोपहर, शाम, रात जो है ना आप सिर्फ़ शुगर ही खा रहे हो, वैसा नहीं। शुगर है कि आपको जो है ना एक थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिला है कि आप थोड़ा बहुत अगर ट्राई करते हो तो कर सकते हो, लेकिन शुगर वाले पेशेंट को नहीं। शुगर वाले पेशेंट्स को तो 100% जो है ना इस फंडा को नहीं फॉलो करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो वेट लॉस कर रहे हैं, जिनको फैटी लिवर है, जिनको अभी शुगर नहीं आया है, ओके। तो उनके लिए है, लेकिन सबके लिए ये नहीं है। अगर सब लोग ऐसा करना शुरू करेंगे तो ये फिर जितना मेहनत आपने पूरे 300 दिन में किया, 65 दिन में वो सारा पानी फिर जाएगा उसके ऊपर, तो और कोई वैसे फ़ायदा भी सर नहीं होगा। शुगर का टारगेट तो लेना ही नहीं चाहिए, शुगर तो हमें बिना माँगे ही इतनी मिल जाती है कि उसका टारगेट पूरा हाँ, तो टारगेट तो क्या है, अभी आप अगर किसी के घर पे चले जाओ ना, तो आपको सबसे पहले क्या टारगेट होता है, मैं बिहार का बताता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार का चीज़ बताता हूँ कि आप किसी के घर पे भी जाओगे ना, जैसे एक फेमस प्लेस है गया, तो गया में आप जाओगे, तो गया में क्या है ना कि किसी के घर भी जाओगे, तो आपको जो है ना वहाँ पे मिठाई मिलना ही मिलना है। अब तो दिल्ली में भी वैसा ही होता है कि कुछ ना कुछ मिठाई आता है, कुछ ना कुछ नमकीन आता है, बिस्किट्स होते हैं, प्लस कुछ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आजकल वो सब मिठाई-विठाई बंद करके आजकल फ्रूट्स का प्रचलन है कि फ्रूट्स देते हैं। मैं अपने घर पे भी लोगों को फ्रूट्स ही खिलाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खिलाता हूँ या फिर कुछ इस तरीके का जो थोड़ा हेल्दी हो। ओ ओके, ओके, आपके घर आना पड़ेगा सर ड्राई फ्रूट खाने। बिल्कुल, बिल्कुल। यू आर मोस्ट वेलकम। सर एक और सवाल है, रेड राइस अच्छा, रेड रेड राइस पूछ रही हैं। रेड राइस अ, खा सकते हैं? अनूप जी का सवाल। रेड राइस का रेड राइस जो है ना, रेड राइस खाने में ऐसे एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना क्वांटिटी का बहुत लोचा होता है कि अगर आपने सपोज़ कि रेड राइस खाने के लिए ओके किए तो पता चला कि आपने जो है ना, वो 100 ग्राम राइस जो है ना आपने बनाया और 200 ग्राम बन के तैयार हुआ, आप 200 ग्राम का आप राइस खा रहे हो, तो ठीक नहीं है। तो जितना आप ब्राउन राइस खाते हो ना क्वांटिटी में, आप उसको रेड राइस से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खा सकते हो। ओके, आप खा सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है रेड राइस से, वो आपको चाहिए। हाँ, नहीं रेड राइस में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, रेड राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो एज़ इक्विवेलेंट एज़ ब्राउन राइस, ओके। तो आप आराम से खा सकते हो। दूसरा चीज़ है ना कि एक ब्रेन के अंदर हमेशा ये रखना चाहिए कि आप जितना भी कलर्ड फूड खाते हो ना, वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे आप ब्रोकोली खाते हो, तो ब्रोकोली भी जो है ना वो आजकल मल्टीपल कलर में आते हैं। कैबेज खाते हो तो कैबेज भी मल्टीपल कलर में आते हैं। शिमला मिर्च है मल्टीपल कलर में है। तो आप जब घर में आपके यहाँ बनता है खाना, तो आप देखो मल्टीपल रंग-बिरंगे सब्ज़ी बनती है कि तो इस तरीके से जब आप खाना खाते हो ना, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जो है ना अच्छे क्वांटिटी में शरीर में पहुँचते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है ना आपको हेल्प करता है स्वस्थ रहने में। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि मैं रंग-बिरंगे जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये रंग-बिरंगे आजकल क्या है कि सब्ज़ी मंडी में भी रंग-बिरंगे कर देते हैं। वो पुराने आइटम्स को कलर कर कर के जो है ना वो बिल्कुल हरे डाई कर देते देते हैं। हैं सर डाई। तो काइंडली जब आप सब्ज़ी खरीदें और ये सब खरीदें, तो ये सब चीज़ का भी चेक करें कि कहीं वो ऊपर से कुछ एडेड तो नहीं है ना। कलर वाला जो है ना, वो हमेशा पता चल जाता है क्योंकि उसका ऊपर का जो भाग है ना, वो भी कलर्ड होगा। आम तौर पे सब्ज़ी जो होता है ना, वो ग्रीन होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो उतना ग्रीन नहीं होता है। ऊपर का पार्ट जिससे वो लटका हुआ रहता है, ऊपर का पार्ट उतना ग्रीन नहीं होता है। परवल का ले लो, परवल या भिंडी का ले लो, तो भिंडी का ऊपर का पार्ट जो है ना, वो थोड़ा हल्का-सा लाइट कलर होता है। लेकिन जब वो कलर करेगा ना, तो सारा का सारा जो है ना, ग्रीन मिलेगा।
तो आप थोड़ा आइडिया लगाओगे ना, थोड़ा-सा उसके प्रोसेस को देखोगे, 2-4 दिन आप जो जा रहे हो ना, तो उसके पीछे वाले उसमें भी देख लो कि उसके यहाँ किसी का हाथ ग्रीन-ग्रीन तो नहीं है ना? कोई स्टाफ है, उसका हाथ ग्रीन तो नहीं है ना? अगर ग्रीन है, तो आप समझ लो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से रंगे कट लो। रंगे जा हाथों उसके यहाँ से पकड़ा गया। खरीदना ही नहीं है। रंगे हाथों पकड़ सब्जी ठीक छूटो है? तो वहाँ से तो रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े गए। बट ये बिल्कुल बहुत बड़ी सही। प्रॉब्लम बन गई है दिल्ली में खासकर जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना हरे कलर में मिलके और हरी हो रही हैं जवान हो रही हैं सब। हाँ, यहाँ पे तो नहीं ये प्रॉब्लम जो है ना अवनीश, अब सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये प्रॉब्लम बेसिकली एकदम बिल्कुल खेत के लेवल पे हो गया है शुरू। खेत से ही रंग के आ रही। ये ये खेत के लेवल पे शुरू हो गया है क्योंकि जितना ज़्यादा वो कलर्ड रहेगा, जितना ज़्यादा वो हरा-हरा दिखेगा ना, तो उसका डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा और लोग उतना ही ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे सब्जी वाले होते हैं जिनका आप जो है ना, अगर आप देखोगे थोड़ा उनका अ, अपना खेत में उगाते हैं और वो सब्ज़ी खुद ही जो है ना मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। तो कोशिश करिए कि वैसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करें और उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आपको सब्ज़ी मंडी में ऐसे लोग मिल जाएँगे जो अपना ही प्रोडक्ट बेचते हैं, रंग करके नहीं बेचते हैं। एक्चुअली जो सब्जी ज्यादा दुनिया में सुंदर सारे लोग खराब दिखती नहीं होते हैं ना, कुछ अच्छे भी ज्यादा होते हैं। सुंदर नहीं दिखती है वही थोड़ी अच्छी होती है ये ध्यान रखना बस फ्रेश होनी चाहिए और सुंदर नहीं दिखनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स भी ऐसे आने हाँ, लगे नहीं लेकिन स्टिकर लगा ये के चमकते हुए ये सब्ज़ी में लागू होता है। फ्रूट्स में भी वही हाल। ये सिर्फ़ खाने वाले चीज़ में लागू होता है, ये सब चीज़ पे लागू नहीं होता है कि ज़्यादा सुंदर जो है ना, वो अच्छी नहीं हाँ? होगी। मैंने मिस कर दिया सर प्लीज रिपीट करें। मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ़ जो है ना, सब्ज़ी पे लागू होता है, लेकिन सब चीज़ पे लागू नहीं होता है कि ज़्यादा सुंदर होगी तो अच्छा। अच्छी नहीं होगी। हाँ, ये सब्जियाँ और तो इसलिए कुछ-कुछ दालों पर भी लागू होता है, बट बाकी चीज़ों पे बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नहीं, आप देखो, आप जो है ना, आप जब सब्ज़ी मंडी जाते हो या आप जो है ना अपने ग्रोसरी खरीदने जाते हो ना, तो आप जनरली क्या होता है कि बड़े-बड़े प्लेस पे जाते हो, जहाँ पर पहले से जो है ना वो पैकेज्ड फूड बेचते हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि ये पैकेज्ड फूड को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर लूज़ कहीं पर अगर मिल रहा है ना, तो आप लूज़ ही लो। आप सामने से छू करके, हाथ में फ़ील करके तब लो, क्योंकि आप जो जा करके एकदम बिल्कुल कलर्ड और बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो गड़बड़ हो आइटम, वो आइटम सही नहीं हो, अरे! एप्पल के ऊपर भी तो पॉसिबल है। कितना वैक्स लगा के उसको चमका के रखते हैं, वो एप्पल आप लाओ 1 महीने तक आपके घर में भी खराब नहीं होगा, पता नहीं क्या मिला दिया है उसमें। ऐसे ही रखा रहता है। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल, सब्जियाँ जल्दी बिल्कुल। सड़ती हैं, जवान नहीं रहती हैं, उनको ट्राई करो। ठीक है? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया सर 82 मिनट्स हो गए हैं। आइए अब कल के हाँ, लिए आज का सेशन यहीं हाँ, खत्म करते हैं। कल कल तो नहीं, कल कल एब्सेंट होंगे, कल नहीं नहीं रहे रहेंगे, तो हम तो परसों मिलेंगे, परसों परसों मिलते हैं, डायबिटीज़ पर डायबिटीज़ के करेंगे। साथ, डायबिटीज़ का डिस्कशन आप होगा अपने सवाल पोस्ट करते रहिए कमेंट्स में, हम वो सवाल और कमेंट जितने से भी लोग पिक कर लेंगे, ठीक है? और आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट, अगर एनालाइज़ करानी है, अगर किसी को भेज अपना दीजिए। रिपोर्ट एनालिसिस करवाना है तो यस, ईमेल आईडी है hello@dietplusminus.com hello@dietplusminus.com ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। अगर कुछ डिटेल में डिस्कस करना है, वी विल कवर दैट अप इन द प्रोग्राम ओनली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आज तो बहुत लॉन्ग सेशन दे और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, व्यूअर्स थैंक यू। बराबर रुके हुए हैं रात में सोने मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। उनके कारण से मेरा भी मोटिवेशन बना हुआ रहता है और हम भी ज़्यादा मोटिवेटिंग है अच्छा-अच्छा कि टॉपिक लेके आएँगे, आपको एंटरटेन यहाँ करते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी और ये जितनी भी जानकारियाँ आप दे रहे हैं, सच बता रहा हूँ,
बहुत हेल्प कर रही हैं। ये जानकारियाँ डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बहुत हेल्प कर रही हैं सर। थैंक यू ठीक सर। है, ओके, गुड नाइट। थैंक यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय। गुड नाइट।